आज आज का हमारा टॉपिक है अभी वर्टिकल स्प्रिंग। तो अभी सपोज हमने एक स्प्रिंग को लिया, उसका एक एंड सपोज हमने सीलिंग पे यानी छत पे अटैच कर दिया, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज के है। तो ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है भी। सो दिस इज नॉर्मल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब सपोज अगर एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच करके, एक ब्लॉक हमने मास एम का अटैच किया सपोज यहाँ पे, और फिर ब्लॉक को हमने धीरे धीरे नीचे छोड़ा, एक मिनट रुकना भी जरा। तो अभी ये वर्टिकल स्प्रिंग है जैसे, तो हमने स्प्रिंग का एक एंड अटैच कर दिया सीलिंग पे ऊपर, और दूसरे एंड पे एक ब्लॉक लगा दिया। नाउ इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड स्लोली, if the block is released slowly, तो फिर ब्लॉक कहीं पे आके रुक जाएगा भी। तो मान लो डिस्टेंस एक्स नॉट, इसको पुल करके ये ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जाता है। तो भी अगर हम ब्लॉक को स्लोली स्लोली रिलीज करें, तो एट सम पोजीशन ब्लॉक विल स्टॉप, देन समवेयर ब्लॉक विल स्टॉप। तो जहाँ पे ब्लॉक स्टॉप करेगा भी, तो कहाँ पे करेगा स्टॉप ब्लॉक? जहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ब्लॉक पे यहाँ पे देखो, एक तो फोर्स mg लग रहा होगा, और एक स्प्रिंग का फोर्स के एक्स नॉट। तो फिर जहाँ पे दोनों फोर्स आपस में बैलेंस कर जाएंगे, तो वहां पे आके ब्लॉक रुक जाएगा। तो यानी के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी जहाँ पे हो जाएगा, तो ब्लॉक वहां पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ से एक्स नॉट आ जाएगा एम जी अपॉन के। So this is the extension produced in the spring when the block stops. तो यहाँ पे ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है भी। अगर मैं इसको पोजीशन 2 मान लूँ, इसको पोजीशन 1 मान लूँ, तो एट पोजीशन 2 नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 0। ठीक है भी। तो जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है भी बॉडी के ऊपर, तो वो होती है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस पोजीशन 2 इज व्हाट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। या इसको मेन पोजीशन भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन इसमें यह है भी, अगर हम पोजीशन 1 पे ब्लॉक को अटैच करके और ब्लॉक को अचानक छोड़ दें,
तो फिर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे की तरफ। अभी क्वेश्चन अभी ये है, नाउ if the block is released suddenly from position 1, then what is maximum extension produced in the spring। तो ये आपने बताना है अभी। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो इसे बताओ भी कैसे करोगे। हाँ जी, ब्लॉक को अगर अचानक छोड़ दें हम पोजीशन 1 पे, तो फिर 2 पे आके रुकेगा नहीं ब्लॉक, 2 से भी नीचे चला जाएगा, पोजीशन 2 से भी नीचे चला जाएगा। तो फिर कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा वो हमने बताना है। तो फिर इसे कैसे करेंगे अभी। तो देखो, मान लो अब ब्लॉक यहां तक आ जाता है अभी, मान लो ब्लॉक मैक्सिमम यहां तक आता है और ये डिस्टेंस y मान लो। तो फिर हमने y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। हमने स्टार्टिंग में जब ब्लॉक को रिलीज किया था पोजीशन 1 पे, तो उसकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी, और जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 हो जाएगी उसकी। बिकॉज जब तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ब्लॉक नीचे जाता रहेगा, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसको पोजीशन 3 मान लेते हैं। तो फिर हमने y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो उसको करने के भी काफ़ी मेथड है भी। जैसे अगर हम एनर्जी वाले मेथड से करें, एनर्जी मेथड से करें अगर इसको हम, तो एनर्जी मेथड हमने 3 तरीके से करे थे भी पहले। तो क्या क्या मेथड था भी, जैसे एक तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें, के प्लस पी फाइनल इज इक्वल टू के प्लस पी इनिशियल। अभी के प्लस पी फाइनल इक्वल टू के प्लस पी इनिशियल, और हम जो ये मेन पोजीशन है इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। अब यहाँ पे 3 तरह की एनर्जी होंगी भाई, 3 तरह की एनर्जी होंगी। कौन कौन सी। एक तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और तीसरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो इन तीनों एनर्जीज में आपस में एक्सचेंज होगा, बट तीनों का सम किसी भी टाइम सेम रहेगा। तो के प्लस पी फाइनल यानी पोजीशन 3 पे अगर देखें हम, तो पोजीशन 3 पर के 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी 0 है, तो के यहाँ से 0 आ गई। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, उसका फार्मूला होता है भी हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का। तो यहाँ पे एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर y होगी फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेंथ, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के वाई स्क्वायर। और जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो रेफरेंस लेवल हमने यहाँ पे लिया है अभी, ये रेफरेंस लेवल आप यहाँ पे भी ले सकते हो।
कहीं पे भी ले सकते हो रेफरेंस लेवल। तो अगर रेफरेंस लेवल अगर यहाँ पे ले लें नॉर्मल लेंथ पे, तो जो ब्लॉक है वो अब रेफरेंस लेवल से डिस्टेंस y नीचे है, तो फिर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है भी। तो h यहाँ पे y हो जाएगा, और क्योंकि ये रेफरेंस लेवल के नीचे है तो फिर नेगेटिव आएगी, तो माइनस mg y। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो ये होगी फाइनल, इसके बाद अभी इनिशियल। तो व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो जीरो होगी क्योंकि यू जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वो भी जीरो होगी पोजीशन 1 पे, क्योंकि पोजीशन 1 पे स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ में है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक पोजीशन 1 पे वो भी जीरो होगी, क्योंकि ब्लॉक अपने रेफरेंस लेवल पे है, तो फिर ये भी जीरो हो जाएगी। तो भी यहाँ से सॉल्व करके आएगा हाफ के वाई स्क्वायर इक्वल टू एम जी वाई। तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2mg अपॉन के, और mg अपॉन के ये x नॉट के इक्वल था भी, mg अपॉन के इक्वल टू x नॉट, तो फिर y आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x नॉट। यानी ये डबल डिस्टेंस नीचे आएगा भी पहले के मुकाबले। अब ये बात समझाइए आपको भी, ये पहले के मुकाबले डबल डिस्टेंस नीचे आएगा, यानी अगर इसको हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो डिस्टेंस x नॉट पे आगे रुक जाएगा, और अचानक छोड़ देंगे तो फिर ये x नॉट का डबल नीचे आएगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x नॉट। लेकिन जो ये ब्लॉक है वो यहाँ पे परमानेंटली नहीं रुकेगा भी, पोजीशन 3 पे, पोजीशन 3 पे अगर हम फोर्सेस देखें तो एक तो नीचे mg होगा इसका वेट, और स्प्रिंग का फोर्स ky, और ky की वैल्यू आएगी 2mg। तो पोजीशन 3 पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा 2mg माइनस mg। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन 3 पे हमेशा के लिए रुक जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप एट पोजीशन 3 परमानेंटली, एक मोमेंट के लिए रुकेगा और फिर वापस ऊपर चला जाएगा, और ऊपर भी फिर वो पोजीशन 1 तक ही जाएगा वापस, और इस तरह से वो पोजीशन 1 और 3 के बीच ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो पोजीशन 1 और 3 के बीच ऑसिलेट करना शुरू कर देगा विद 2 एज मीन पोजीशन। तो पोजीशन 2 को मीन पोजीशन मान के वो 1 और 3 के बीच ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है भी। अब इसके और मेथड देख लो भी, और मेथड क्या क्या हो सकते हैं इसको करने के। मतलब y की वैल्यू 2x नॉट आई है, तो ये वैल्यू निकालने के और क्या क्या मेथड हो सकते हैं अभी। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है एनर्जी मेथड में ही, आप ये देख लो कि 1 से 3 आने में कौन सी एनर्जी में लॉस हुआ और कौन सी एनर्जी में गेन हुआ। तो गेन एक तरफ कर लो, लॉस एक तरफ कर लो, और फिर वहां से भी आ जाएगा भी। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ। ये मेथड 1 है भी, और ये मेथड 2। तो देखो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ब्लॉक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो के में तो फाइनली कोई लॉस या गेन नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉक हाइट y नीचे आ गया तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, और वो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कहाँ गया, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तो क्या इक्वेशन आएगी यहाँ पे,
gain in potential energy of spring is equal to loss in gravitational potential energy of block. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में जो गेन हुआ दैट इज हाफ के वाई स्क्वायर, और ब्लॉक की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ दैट इज एम जी इंटू वाई। तो भी देखो सेम इक्वेशन आ गई, और फिर यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2x0। सो दिस इज सेकंड मेथड। और फिर जो थर्ड मेथड है भी, वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ब्लॉक। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ब्लॉक, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला होता है भी। सो व्हेन द ब्लॉक इज गोइंग फ्रॉम पोजीशन 1 to 3, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं भी, एक तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर की तरफ और एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ। तो फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई। फाइनल के ई 0 है भी और इनिशियल के ई भी 0 है, तो 0 आ जाएगा। और स्प्रिंग का वर्क हमने लास्ट टाइम किया था भी, स्प्रिंग का वर्क होगा माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है भी, स्प्रिंग का वर्क हमने किया था भी, तो स्प्रिंग का वर्क कितना होगा माइनस हाफ के वाई स्क्वायर, और ग्रेविटी का वर्क होगा एम जी इंटू वाई, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट वाई भी नीचे हो रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, यानी एम जी इंटू वाई इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से भी सेम ही इक्वेशन आएगी, हाफ के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा अगेन y इक्वल टू 2x0। ठीक है भी। सो दिस इज थर्ड मेथड। तो अभी यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर। ओके। इसके बाद भी दूसरा मेथड है फोर्स मेथड। ये तो एनर्जी मेथड है। एनर्जी मेथड में 3 मेथड हो गए, और फिर दूसरा मेथड हो सकता है भी फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड ये है कि भाई मान लो भी स्प्रिंग ब्लॉक किसी टाइम डिस्टेंस x पे है, मान लो ब्लॉक किसी टाइम डिस्टेंस x पे पहुंचा नॉर्मल लेंथ से, उस समय इसकी एक्सेलरेशन है मान लो। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा और एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा ऊपर kx, और एक्सेलरेशन a नीचे मान ली हमने, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी भी, mg माइनस kx इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर एक्सेलरेशन को हम रख सकते हैं v dv अपॉन dx। dx को उधर ले जाओ भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x की वैल्यू 0 से y तक,
और v की वैल्यू 0 से 0 तक, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है भी। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0 से 0 तक और x की वैल्यू 0 से y तक। तो अब यहाँ तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही है, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट्स पुट करोगे तो y आ जाएगा। और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट पुट करोगे तो y²/2 आ जाएगा। सो अगेन वी गेट द सेम इक्वेशन, हाफ ky² इज इक्वल टू mgy। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2x0। हाँ भैया, समझाइए सभी को भी। तो ये 4 मेथड होगी एक तरह से। इनको एक बार रिवाइज कर लो, कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछ लो भी मेरे से। आई गिव यू 5 मिनट्स, इनको रिवाइज कर लो एक बार अच्छी तरह से। कहीं पे कोई भी क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो भी। अच्छा चलो भैया, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हमने जब ब्लॉक को पोजीशन 1 पे रिलीज किया तो ये ब्लॉक पोजीशन 3 तक आता है। तो ब्लॉक की वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? At what position the velocity of block will be maximum? अब ये क्वेश्चन है, at what position velocity of block is maximum? मतलब पोजीशन 1 पे। हाँ जी, हेलो, सुना नहीं ठीक से भी, क्या बोला आपने? सर सेकंड पोजीशन पर वैल्यू इसकी ज्यादा है वेलोसिटी। नहीं, आवाज सही नहीं आ रही आपकी आवाज। At what position velocity of block is maximum? सर सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पे कैसे भी? बिकॉज सर सेकंड पोजीशन के बाद उसकी जो kx की वैल्यू है सर वो mg से बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो पोजीशन 2 पे kx और mg इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल हो गए। अगर पोजीशन 2 से पहले की बात करें, मानो जो ब्लॉक यहाँ पे है, तो स्प्रिंग का फोर्स कम होगा और mg का फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और पोजीशन 2 के नीचे आ जाएगा मान लो जब वो, तो स्प्रिंग का फोर्स फिर ज्यादा हो जाएगा और ग्रेविटी का फोर्स कम हो जाएगा, तो नेट फोर्स आएगा फिर ऊपर की तरफ, जिससे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट पोजीशन 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी? पोजीशन 2। पोजीशन 2। तो इसका रीजन अगर आपने लिखना तो लिख लो भी। बिफोर पोजीशन 2 net force is downwards, so velocity goes on increasing, but after position 2 net force is upwards, so velocity goes on decreasing। ठीक है भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भी। बिफोर पोजीशन 2 net force is downwards, क्योंकि mg फोर्स बड़ा होगा स्प्रिंग के फोर्स से, so velocity goes on increasing, and after position 2 net force is upwards, क्योंकि फिर स्प्रिंग का फोर्स बड़ा हो जाएगा,
पोजीशन 2 पे दोनों फोर्स इक्वल हैं, so velocity goes on decreasing, so velocity is maximum at position 2. ठीक है भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है भी इसी टाइप का। मान लो अब ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है भी, और यहाँ पर एक ब्लॉक हमने अटैच कर दिया दूसरे एंड पे, एक एंड हमने वॉल पे अटैच कर दिया, दूसरे एंड पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया, और इस ब्लॉक पे एक कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हैं अभी मान लो। The constant force F starts applying on the block. So what is the maximum extension in the spring? What is the maximum extension in spring? तो इसका बताओ भी क्या आंसर आएगा करके। आई गिव यू 5 मिनट्स। अगर मान लो इसमें आपके पास ऑप्शंस हो F/K, F/2K, 2F/K, या 4F/K, तो भी कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें? चलो देखो भी कैसे करेंगे इसको। तो मान लो मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ तक होती है, ब्लॉक यहाँ तक आता है मैक्सिमम। सपोज मैक्सिमम एक्सटेंशन इज y, तो फिर जहाँ पे एक्सटेंशन मैक्सिमम होगी प्लस स्प्रिंग ऐसे हो गया मान लो, तो वहां पे भी ब्लॉक में वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना भी, बिकॉज जब तक ब्लॉक रुकेगा नहीं तब तक चलता रहेगा, तो एक्सटेंशन स्प्रिंग में बढ़ती रहेगी। तो एट मैक्सिमम एक्सटेंशन वेलोसिटी इन द ब्लॉक विल बी 0। तो ब्लॉक यहाँ पर एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा। तो फिर ये पोजीशन 1 मान लो, ये पोजीशन 2 मान लो। तो फिर पोजीशन 1 और 2 के बीच अगर हम ये लगा दें वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ जी, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन के। तो अभी ड्यूरिंग द मोशन ब्लॉक पे दो ही फोर्स लग रहे होंगे, एक तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं F, और दूसरा स्प्रिंग का फोर्स। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं F, इसका वर्क हो जाएगा F इंटू वाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग के फोर्स का वर्क होगा -12 KY²। हमने जो लास्ट टाइम किया था। और फाइनल के ही 0, इनिशियल के ही भी 0, तो यहाँ से सॉल्व करके y आ जाएगा 2F/K। तो ये आंसर आएगा थर्ड वाला। तो इसका आंसर होगा 2F/K। ठीक है भी। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो भी,
कि जो फोर्स ने जो भी वर्क किया वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। तो फोर्स ने वर्क किया F into y and that will go in the form of potential energy of spring that is equal to half k y square। तो ऐसे भी कर सकते हो भी, ठीक है भी। तो यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2F अपॉन के। या अगर आपने फोर्स मेथड से करना है तो मान लो किसी टाइम ब्लॉक डिस्टेंस x पे है, तो उस टाइम पे इस पे फोर्स F लग रहा होगा, kx लग रहा होगा स्प्रिंग का फोर्स, एक्सेलरेशन a मान लो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स F माइनस के एक्स। फिर जैसे पीछे किया था भी हमने, ए को पुट कर दो वी डी वी अपॉन डी एक्स, और फिर डी एक्स को उधर ले जाओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे लिमिट 0 से y और यहाँ पे 0 से 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। तो फिर यहाँ से सॉल्व करके y आ जाएगा 2F अपॉन के। इसमें लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वाला मेथड नहीं लग पाएगा, के प्लस पी इनिशियल इक्वल टू के प्लस पी फाइनल, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F यहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है भी, इसका वर्क हो रहा है। तो फिर यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे, ठीक है भी। बाकी तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है। जो काम यहाँ पे mg फोर्स कर रहा था वही काम यहाँ पे फोर्स F कर रहा है। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू आई है मैक्सिमम एक्सटेंशन 2F अपॉन के, और यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन आई थी 2mg अपॉन के। तो जो काम यहाँ पे mg कर रहा है वही काम यहाँ पे फोर्स F करेगा। तो बस mg को F से रिप्लेस कर दो तो सेम आंसर आ जाएगा 2F अपॉन के। अच्छा, अभी बीच में एक पोजीशन ऐसी भी होगी जहां पे नेट फोर्स 0 होगा। मान लो ये पोजीशन है अभी, जब ये ब्लॉक डिस्टेंस x नॉट पे है मान लो, तो इस पोजीशन पे एक तो फोर्स F लगा रहे हैं हम, और स्प्रिंग का फोर्स पीछे आएगा के एक्स नॉट, और अगर दोनों फोर्स यहाँ पे इक्वल हैं तो फिर एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन के, और ये y का आधा आएगा डिस्टेंस। तो फिर ये वाली पोजीशन होगी मेन पोजीशन। ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी भी, ये वाली पोजीशन होगी मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। जैसे यहाँ पर पोजीशन 2 थी भी इस केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोजीशन 2 थी इस केस में, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 था, तो ये होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन। ऐसे यहाँ पे भी जो ये वाली पोजीशन है इसको 3 मान लेते हैं, तो इस केस में जो पोजीशन 3 है दैट इज मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। और पोजीशन 3 पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी भी, जैसे यहाँ पे पोजीशन 2 पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी मेन पोजीशन पे, ऐसे यहाँ पे भी एट पोजीशन 3 यानी एट मेन पोजीशन
velocity will be maximum. यानी 1 से 3 वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फिर 3 से 2 कम होती जाएगी, और यहाँ पे भी ये पोजीशन 3 के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा भी। तो ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो दोनों एकदम सेम है भी सिचुएशन, दोनों सिचुएशन एकदम सेम है। और जो काम यहाँ पे mg कर रहा था वही काम यहाँ पे ये फोर्स करेगा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें एकदम सेम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अभी वर्टिकल स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है अभी। तो मान लो ये कोई स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है स्प्रिंग की, अगर यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर दें और फिर इसको धीरे धीरे छोड़ें ब्लॉक को, तो ये डिस्टेंस x नॉट पे जाके रुक जाएगा। तो मान लो ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जाता है। देखो ब्लॉक अगर परमानेंटली कहीं रुकेगा तो अपनी मेन पोजीशन पे रुक सकता है परमानेंटली, और कहीं पे नहीं, और कहीं पे नहीं रुक सकता। कहीं और पे रुकेगा तो वो एक मोमेंट के लिए रुकेगा, बट परमानेंटली अपनी मेन पोजीशन पे ही रुक सकता है वो, क्योंकि मेन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है। सो दिस इज मेन पोजीशन, और यहाँ पे mg इक्वल टू के एक्स नॉट होता है अभी। अब मेरा क्वेश्चन ये है भी इसमें, अगर सपोज मैं ब्लॉक को हल्का सा नीचे पुश करके छोड़ देता हूँ, मान लो मैंने ब्लॉक को हल्का सा डिस्टेंस से x1 नीचे पुल करके छोड़ दिया फ्रॉम रेस्ट, तो फिर ब्लॉक ऊपर जाएगा भी, और जब अपनी इसी पोजीशन पे पहुंचेगा पोजीशन 2 पे, तब तक वो कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, और फिर ड्यू टू इनर्शिया इट विल ओवरशूट द पोजीशन 2, और पोजीशन 2 के थोड़ा ऊपर चला जाएगा ब्लॉक। तो मान लो वो मैक्सिमम यहाँ तक आता है ऊपर, अप टू डिस्टेंस x2, और फिर यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब मैक्सिमम ऊपर होगा वो। तो आपने प्रूव करना है भी x2 इक्वल टू x1, प्रूव दैट x2 इक्वल टू x1, यानी आपने ये प्रूव करना है कि मेन पोजीशन के दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on both sides of main position is same. On both sides of main position is same. तो ये आपने प्रूव करना है, यानी x2 इक्वल टू x1, जितना उसे हम नीचे पुल करके छोड़ेंगे मेन पोजीशन से, उतना ही वो ऊपर भी जाएगा मेन पोजीशन से। तो ये आप लोगों ने इसमें प्रूव करना है अभी। तो अब इसको देखो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको पोजीशन 4 मान लो, इसको पोजीशन 3 मान लो, मेन पोजीशन को रेफरेंस लेवल ले लो, एंड अप्लाई के प्लस पी at position 3 is equal to
के प्लस बी एट पोजिशन 4। तो इससे करके देखो भी क्या रिजल्ट आता है। हाँ जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 3? क्या होगी भी? जीरो होगी ना भी, वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगी। एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की है भी, एक तो स्प्रिंग की और एक ब्लॉक की। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पोजीशन 3 पे? हाँ जी, देखो स्प्रिंग में जो टोटल एक्सटेंशन है अपनी नॉर्मल लेंथ से, वो कितनी एक्सटेंशन है इसमें टोटल है? जो फार्मूला होता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसमें एक्स होता है भी टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेंथ। तो जब ये ब्लॉक पोजीशन 3 पे है, तो जो स्प्रिंग के अंदर टोटल एक्सटेंशन है वो है एक्स नॉट प्लस एक्स वन। तो कितनी हो जाएगी? हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स वन का स्क्वायर। ठीक है भी, ये टोटल एक्सटेंशन है स्प्रिंग के अंदर, ये वाली एक्स नॉट प्लस एक्स वन। और जो ब्लॉक है भी वो रेफरेंस लेवल के एक्स वन नीचे है। अगर नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी? माइनस एम जी इंटू एक्स वन। ठीक है भी, तो ये समझ आ गया आपको पोजीशन 3 पे। अब ऐसे ही पोजीशन 4 पे लिखो भी। अब ऐसे ही पोजीशन 4 पे लिखो। तो पोजीशन 4 पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्प्रिंग में यहाँ जो एक्सटेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी नॉर्मल लेंथ से, और ये होगी एक्स नॉट माइनस एक्स टू। तो फिर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट माइनस एक्स टू का स्क्वायर। और जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है अभी, तो ब्लॉक अपने रेफरेंस लेवल से हाइट एक्स टू पे है, तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी प्लस एम जी इंटू एक्स टू। तो भी यही इक्वेशन हो जाएगी। तो भी इसमें इस इक्वेशन को लिखने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करो। हाँ भी, एनी डाउट्स इन दिस, इन राइटिंग दिस इक्वेशन? No, sir. Now solve this equation to get this result, x1 equal to x2। तो इसमें जो हाफ के वाली टर्म है इसको इस तरफ ले आओ, दोनों में से हाफ के कॉमन आ जाएगा, और एम जी वाली टर्म को उस तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा भी। और फिर यहाँ पे एम जी को पुट कर दो के एक्स नॉट, बिकॉज एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट, और के से के कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया जैसे, तो अप्लाई द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो भी ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, तो फिर यहाँ बचेगा x1 प्लस x2, और ये x1 प्लस x2 फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, और इस 2 को उधर ले जाओ भी, 2 को उधर ले गए तो फिर यहाँ पे आ जाएगा भी 2x नॉट प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x नॉट, ये कैंसिल हो गया भी, तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है भी, तो भी इस कंसेप्ट के ऊपर एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसको ट्राई करो जरा भी। क्वेश्चन नंबर 24, तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ भी क्वेश्चन क्या है ये। क्वेश्चन ये है जैसे कि ये ब्लॉक है मास 2m का, ये नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इस पे एक स्प्रिंग हमने बांध दिया इसके साथ, तो मान लो ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है भी, when nothing is kept on the spring, ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है, और जब हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा मास m का, तो मास m कंप्रेसेस द स्प्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस y, तो भी इसने इसको डिस्टेंस y कंप्रेस कर दिया, तो ये वाला फिगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो सेकंड फिगर है अभी, तो ये वाला फिगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और स्प्रिंग इस समय अपनी नॉर्मल लेंथ से डिस्टेंस y कंप्रेस्ड है, तो फिर पॉइंट ए मतलब जो सेकंड फिगर है, तो यहाँ पे अगर इस पे फोर्सेस को बैलेंस करें हम ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस वाली पोजीशन पे, तो एक तो स्प्रिंग का फोर्स होगा ऊपर की तरफ KY, और एक इसका वेट mg, और क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे है तो दोनों फोर्स बैलेंस कर जाएंगे, यानी KY इक्वल टू mg, तो ये हमें दिया हुआ है अभी, तो ये मेन पोजीशन होगी भी, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है ब्लॉक पे वो मेन पोजीशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई बाय हाउ मच मोर शुड ए बी प्रेस्ड, तो हम ब्लॉक ए को कितना और नीचे प्रेस करके छोड़ें, मान लो हमने ब्लॉक ए को यहां तक प्रेस कर दिया से डिस्टेंस x तक, कि जब हम इसको ब्लॉक ए को रिलीज करें और जब ब्लॉक ए ऊपर आए तो अल्टीमेटली जो ब्लॉक बी है वो ग्राउंड से लिफ्ट हो जाए, जस्ट लिफ्ट हो जाए ग्राउंड से, तो ये क्वेश्चन है। देखो जब ब्लॉक ए को हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, और मान लो वो यहाँ तक आ जाता है अभी मैक्सिमम, ब्लॉक ब्लॉक ए मैक्सिमम यहाँ तक आ जाता है,
और अगर जो टेंशन है स्प्रिंग के अंदर अब, तो वो टेंशन अगर स्प्रिंग के अंदर जो ब्लॉक पे ऊपर लगेगी, तो वो अगर इसके वेट के जस्ट बराबर हो जाए, then block B will be just lifted up from the ground. ठीक है भी, जो टेंशन होगी यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर, तो वो टेंशन अगर जस्ट 2 mg के इक्वल हो जाए, तो फिर जो ब्लॉक बी है वो जस्ट लिफ्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये हमने बताना है अभी। तो ये क्वेश्चन है अभी। अभी क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर। अब करो भी, इसमें ये कंसेप्ट लगाओ जो हमने पीछे किया कि जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन के दोनों तरफ सेम होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अप्लाई दिस कंसेप्ट हेयर आल्सो। ये इसकी मेन पोजीशन है भी, एमपी जहाँ लिखा हुआ है, तो मेन पोजीशन के दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो अप्लाई दिस कंसेप्ट हेयर आल्सो एंड देन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। तो देखो भी, मेन पोजीशन के दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, यानी अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है ये वाला, तो फिर ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी एक्स होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है भी, और ये अगर एक्स है तो फिर स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगी यहाँ पे नॉर्मल लेंथ से, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन ये वाली हो जाएगी x minus y. So this is a extension in the spring from its normal length. तो फिर जो टेंशन फोर्स आएगा स्प्रिंग के अंदर, तो स्प्रिंग फोर्स होता है k इंटू एक्स, और उसमें जो x होता है वो नॉर्मल लेंथ से होता है भी एक्सटेंशन। तो फिर स्प्रिंग की टेंशन आ जाएगी k इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि जो स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स, उसमें x होता है नॉर्मल लेंथ से कितना दूर है वो, तो दैट इज k इंटू एक्स माइनस वाई। और फिर t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो भी, k इंटू एक्स माइनस वाई। और mg की वैल्यू ky के बराबर। तो यहां से भी x आ जाएगा 3y, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है भी, हाँ जी समझ आ गई भी। यस सर। तो भी स्प्रिंग की थ्योरी हमारी पूरी हो गई है, अब हमने इसके न्यूमेरिकली करनी है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं अभी, जरा इसके पहले दो। हाँ जी, हेलो, सर मैं फिर अभी क्लास लीव कर दूं? एक तो भैया फोर्स F इज अप्लाइड ऑन मास M, फाइनली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स 0 है। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के अंदर कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। तो अगर यहाँ पे टेंशन T मान लो इसके अंदर भी, और फिर ब्लॉक का डायग्राम बनाओ अगर, तो ब्लॉक पे एक तो फोर्स F लगा रहे हैं हम, एक इसका वेट लगेगा mg, और एक टेंशन T लगेगी ऊपर। तो अगर फोर्सेस को बैलेंस करो तो क्या आएगा, T इक्वल टू F प्लस mg।
अब इस पुली का डायग्राम बनाओगे, पुली का डायग्राम। तो पुली पे टेंशन टी ऐसे लगेगी भी, दोनों तरफ से नीचे की तरफ लगेगी। और अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स है मान लो, तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग जाएगा के एक्स, और फिर फोर्सेस को बैलेंस करो तो क्या इक्वेशन आएगी, के एक्स इक्वल टू 2t। तो यहां से x आ जाएगा 2t अपॉन के, और अब ये t की वैल्यू पुट कर दो भी, तो d आंसर आ जाएगा भी। ठीक है, इसके बाद भी सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो जरा। तो देखो ऐसे होगा भी ये क्वेश्चन, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास m each are suspended from a ceiling, the blocks are at rest। तो अभी तो ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो अगर ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं और इनका हम एफबीडी बनाएं अगर ए और बी का, और मान लो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन एक्स है, तो ए पे एक तो टेंशन टी लगेगी ऊपर से स्ट्रिंग में, एक इसका वेट हो गया एम जी, और एक स्प्रिंग का फोर्स हो गया के एक्स। और बी पे देखें अगर हम, तो बी पे स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा के एक्स, और इसका वेट एम जी नीचे लगेगा। और अगर फोर्सेस बैलेंस करो, तो बी पे फोर्स बैलेंस करो तो बी पे इक्वेशन आएगी के एक्स इक्वल टू एम जी, और इस पे इक्वेशन आएगी टी इक्वल टू एम जी प्लस के एक्स। अब लिखा है भी नाउ ऑल ऑफ ए सडन स्ट्रिंग इज कट, हमने स्ट्रिंग को अचानक से कट कर दिया, तो फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। तो जस्ट आफ्टर का मतलब है कि ब्लॉक्स अभी वहीं पे हैं, अभी ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इनमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। तो देखो जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जैसे हमने स्ट्रिंग कट कर दी, तो टेंशन अचानक से डिसअपियर हो जाएगी, तो टेंशन अचानक से लगनी बंद हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग ही कट गई, तो टेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी फोर्सेस एज इट इज लगते रहेंगे, क्योंकि बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो बाकी फोर्सेस एज इट इज लगते रहेंगे। तो बी पे तो नेट फोर्स अभी भी जीरो होगा भी, तो बी में एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी। लेकिन ए पे नेट फोर्स अब जीरो नहीं है, ए पे नेट फोर्स है नीचे की तरफ के एक्स प्लस एम जी, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, और इसमें एक्सेलरेशन होगी नेट फोर्स के एक्स प्लस एम जी अपॉन मास एम, और फिर के एक्स की वैल्यू पुट कर दो एम जी यहाँ पे, तो एम जी प्लस एम जी अपॉन एम, तो आंसर आ जाएगा 2g। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बी बी। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन ये वाला भी है, क्वेश्चन नंबर 8 to 10। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि हमने अचानक से जो थ्रेड बीसी है उसको बर्न कर दिया, तो उसके बाद फिर बताना है एक्सेलरेशन वगैरह क्या होंगी। ठीक है भी, सो ट्राई दिस क्वेश्चन आल्सो।
तो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लेना अभी, ये वाले सारे इधर। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन देखो भी, ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे इस टाइप के। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 टाइप है। इसका पहले कंसेप्ट समझ लो भी, कंसेप्ट क्या है इसका। तो इसमें भी कंसेप्ट ये है, मान लो ये दो ब्लॉक्स हैं भी, मासेज M1 M2 के। Suppose M1 is moving with velocity v1, M2 is moving with velocity v2, और M2 के साथ हमने एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k मान लो, एंड सपोज v1 is greater than v2। तो अगर v1 v2 से बड़ा है तो भी एक टाइम पे ये ब्लॉक A टकरा जाएगा स्प्रिंग के साथ, क्योंकि A की स्पीड ज्यादा है B से। तो ब्लॉक A विल कोलाइड विद द स्प्रिंग, और फिर कोलाइड करके स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। तो इसमें आपने ये बताना है कि व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। हाँ जी, व्हाट इज मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। हाँ जी, तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, लेट्स सी क्या मेथड होगा करने का इसका। तो मान लो जैसे ब्लॉक A टकरा जाता है स्प्रिंग से, और फिर किसी टाइम मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन x हो जाती है कुछ, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो फिर ये ब्लॉक A पे इस तरफ फोर्स लगाएगा भी kx, और ब्लॉक B पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। ब्लॉक A की वेलोसिटी इस तरफ है, B की भी इस तरफ है। तो ब्लॉक B अगर हम देखें तो ब्लॉक B पे जो फोर्स लगा kx वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लगा भी। तो फोर्स ऑन B एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फिर B की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मान लो शुरू में v1 20 है और v2 10 है शुरू में, मतलब v1 ज्यादा है v2 से। अब जो स्प्रिंग का फोर्स है B पे वो लगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ B विल गो ऑन इंक्रीजिंग, मतलब जो v2 की वैल्यू है वो 10 से बढ़नी शुरू हो जाएगी, 11 12 13 इस तरह से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है भी। लेकिन अगर हम A की बात करें, A पे जो फोर्स लगा kx वो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है भी।
तो velocity of A will go on decreasing. क्योंकि A पे जो फोर्स लगा के x वो इसकी वेलोसिटी के अपोजिट है, तो फिर A की वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और B की वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू में जैसे v1 20 था, तो 20 से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, 19, 18 ऐसे, 17 ऐसे, ठीक है भी। लेकिन जब तक ब्लॉक ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा रहेगी, जब तक ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा रहेगी, तब तक इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, ठीक है भी, टिल v1 is greater than v2 distance between blocks will continue to decrease, यानी स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा and spring continues to compress जब तक v1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी v2 से। मान लो किसी टाइम v1 की वैल्यू 16 हो गई और इसकी 14 हो गई, तो अभी भी v1 ज्यादा है अभी v2 से, यानी अभी भी ब्लॉक ए बी के नजदीक आ रहा होगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा। फिर एक टाइम आएगा भी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, सपोज v एंड v। उसके बाद फिर b की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और a की कम हो जाएगी। उसके बाद फिर जो स्प्रिंग है वो फिर एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा भी, ठीक है भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा स्प्रिंग में, जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। अब ये कंसेप्ट समझ आया आपको भी? बाहर ले जाऊं? हाँ जी, अब ये कंसेप्ट कुछ समझ आया आपको भी? यस सर। एक देखो, ए की वेलोसिटी कम होती जाएगी, 20 से कम होती जाएगी, बी की 10 से बढ़ती जाएगी, तो फिर एक टाइम आएगा ना कभी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और फोर्स तो लगे रहे हैं ब्लॉक्स के ऊपर। उसके बाद फिर बी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और ए की कम हो जाएगी, ठीक है भी। हाँ जी, ये समझ आई बात आपको भी? अभी भी फोर्स तो लगी रहा है स्प्रिंग का, तो किसी टाइम पे जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा भी? उसके बाद फिर बी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और ए की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब v2 ज्यादा हो जाएगा v1 से, तो फिर a और b के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्प्रिंग फिर खुलना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक्सटेंशन फिर इसमें आनी शुरू हो जाएगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगी भी? तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगी जब दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी इस वाली पोजीशन पे। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी आपस में। तो फिर क्या कंसेप्ट है भी इसमें? तो कंप्रेशन इन ब्लॉक, सॉरी, कंप्रेशन इन स्प्रिंग will be maximum when velocity of both blocks
become same. Means relative velocity becomes 0. ठीक है भी। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब कंप्रेशन होगा मैक्सिमम। तो फिर अब जो इनिशियल पोजीशन है अभी, ये वाली जो इनिशियल पोजीशन है और ये जो फाइनल पोजीशन है, इसके बीच लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फिर लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हो तो फाइनल मोमेंटम आएगा m1v प्लस m2v और इनिशियल मोमेंटम आएगा m1v1 प्लस m2v2। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी भी। और फिर लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लो यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम है एंड सपोज मैक्सिमम कंप्रेशन इज xm। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी k प्लस p फाइनल इक्वल टू k प्लस p इनिशियल। तो ये फाइनल के ही हो जाएगी यहाँ पे हाफ m1v स्क्वायर हाफ m2v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग के अंदर हाफ के xm स्क्वायर। सो दैट इज फाइनल के प्लस फाइनल पीई और इनिशियल के ही होगी यहाँ पे भी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे ना तो कंप्रेस्ड है ना एक्सटेंडेड है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी, v की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी, तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और बाकी सब कुछ आपको मालूम है एक्सेप्ट xm। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ xm। अभी कर लोगे इसको भी, समझ आ गई? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये दोनों इस कंसेप्ट से हो जाएंगे। ठीक है भी। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा अभी, क्वेश्चन नंबर 22।
सर डी। सर हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हो अभी? सर आंसर आ गया डी। आ गया, वेरी गुड। कैसे किया अभी? सर मैक्स, सर मैक्स जितना ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है सर वो ले लिया सर। मैक्सिमम एक्सटेंड जितना ज़्यादा स्प्रिंग एक्सटेंड हो सकता है सर उसका फॉर्मूला लगा दिया यू अंडर रूट एम के, और उसको सर इक्वल रख दिया कि जो अभी जो सिचुएशन है सर वाई तक एक्सटेंड करने के बाद सर वो उसकी मैक्सिमम लेंथ है, तो फिर सर उसके हिसाब से उसको जब इक्वेट करा तो फिर सर नहीं, वो वैसे उस फार्मूले से नहीं कर सकते इसको ना आप। वो फार्मूला हमने लिखा था जब जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल होता है, उसके लिए लिखा था हमने। वैसे आपका आंसर आ गया वो अलग बात है, बट वो फार्मूला हमने किया था हॉरिजॉन्टल के लिए, और यहाँ पे स्प्रिंग है वर्टिकल, तो फिर वो फार्मूला आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिर सर वर्टिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला है? वही हमने जो क्वेश्चन करे हैं, के प्लस पी कंजर्वेशन लगाओ। यस सर। देखो ऐसे, जैसे मान लो ये स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ है, जो स्प्रिंग पे कुछ नहीं हमने लटका रखा, हमने इस पे एक ब्लॉक लगा दिया, तो इसको डिस्टेंस x नोट नीचे पुल कर लिया, तो यहाँ पे mg इक्वल टू के एक्स नोट हो जाएगा भैया। ये दे रखा है आपको x नोट इक्वल टू mg बाई के, तो ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। तो फिर हमने इसको x नोट बाई 4 और नीचे पुल करके छोड़ दिया, तो x नोट बाई 4 नीचे पुल करके छोड़ दिया हमने इसको। तो जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है भी हमने। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, और जब वापस मेन पोजीशन पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v हो जाती है। तो फिर इन दोनों पोजीशन के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दोगी, k प्लस पी एट पोजीशन 2 इक्वल टू k प्लस पी एट पोजीशन 1। तो पोजीशन 2 पर k हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। रेफरेंस लेवल यहीं पे ले लो अगर, तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और स्प्रिंग की हो जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर।
क्योंकि स्प्रिंग अपनी नॉर्मल लेंथ से एक्स नॉट एक्सटेंडेड है और फाइनल के ही 0 है, सॉरी इनिशियल के ही 0 थी भी पोजीशन 1 पे। ब्लॉक अपने रेफरेंस लेवल से एक्स नॉट बाई 4 नीचे है, तो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम जी एक्स नॉट बाई 4, और स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन होगी एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट बाई 4, यानी 5 एक्स नॉट बाई 4। तो स्प्रिंग की टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ के 5 एक्स नॉट बाई 4 का स्क्वायर। तब यहां से सॉल्व करके v निकालो कितना आएगा। ठीक है भी, इसको उधर ले जाओ हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर को, इन दोनों में से हाफ के कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा अभी कितना 25/16 माइनस 1 और एक्स नॉट स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। और के की वैल्यू पुट कर दो भी, नहीं के की नहीं सॉरी एक्स नॉट की वैल्यू, तो यहाँ से सॉल्व कर लो भी। ये कितना आ जाएगा अभी के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 9/20 9/16, एक्स नॉट की वैल्यू एम जी अपॉन के यहाँ पे पुट कर दो भी, एम जी अपॉन के, तो कितना आ जाएगा अभी ये, तो ये 1/16 एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के आ जाएगा। ठीक है भी, और फिर एक एम कट जाएगा और फिर वेलोसिटी आ जाएगी, अंडर रूट ले लो इसका, तो g/4 अंडर रूट एम बाई के। तो इस तरह से आएगा, डी आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भी, हाँ जी समझ आ गई भी।